गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान का अगला पार्ट, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जैसे चल रहा था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण 3 हमने बता दिया था, आज चौथा बताना है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाएगा, आज बताना है आपको। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक्करण करते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, किस विधि द्वारा पृथक करते हैं। कह रहे हैं पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। कपूर को थोड़ा गर्म करने पर, अगर इसको कहीं मान लीजिए बर्नर के द्वारा, अगर इसको हम मान लीजिए गर्म करते हैं, किया जाता है, ठीक है, इसको मान लीजिए गर्म किया जाता है। एक वैसा चित्र समझ लीजिए, अगर एक फ्लास्क रखा गया है, इसमें इसको क्या किया जा रहा है, कपूर को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो कपूर सीधे ठोस अवस्था से किसमें बदल जाएगा, गैस अवस्था में। से ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातन हो सकता है, इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन जो ठोस से सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उनको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं। कह रहे हैं ऊर्ध्वपाती हो सकने वाले अवयव हों, कह रहे हैं को ऊर्ध्वपाती न होने योग्य अशुद्धियां इस प्रकार से नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, तो एंथ्रासिन इत्यादि ऊर्ध्वपाती होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ क्या हैं, उदाहरण है। ये जितने नाम लिए हमने, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, और एंथ्रासिन हो गया, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं, ठीक है। अगर इनको नमक में मिलाया जाएगा और थोड़ा गर्म किया जाएगा तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर उड़ जाएंगे, केवल नमक आपका बचेगा, केवल नमक आपका बचेगा। इस प्रकार से इसको किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ठीक है, किस विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसको, नमक और कपूर को, ठीक है, नमक और कपूर को, ठीक है। अब अगला आता है 5वां नंबर, क्या है, काली स्याही। 5वां नंबर देखिए पृथक्करण का क्या है, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, कह रहा क्या काली स्याही कह रहा है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, डाई एक ही रंग है, क्या डाई एक ही रंग है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या एक ही रंग है, आपको बताना है। कह रहे हैं कि छानक पत्र की एक पतली परत लें, छानक पत्र की एक पतली परत लें, जिसमें छानना है आपको, एक पतली परत लें। कह रहे हैं इसके निचले किनारों से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल लगाएं, ठीक है। छानक पत्र के ऊपर 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पेंसिल लगाइए। जैसे मान लीजिए ये, इसको आप बना लीजिए, ठीक। अब इसमें कोई मान लीजिए स्याही का निशान यहाँ तक है, मान लीजिए अगर ये हम बनाएं स्याही का निशान, अब इसमें छानक पत्र है, मान लीजिए छानने वाला, अब यहाँ छानक पत्र लगा दिया गया है,
यहाँ छानक पत्र लगा दिया गया है, छानक पत्र लगा दिया गया है, यहाँ से कोई चीज़ छानी जा रही है। तो कह रहे हैं कि उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखते हैं और इसे सूखने देते हैं। यहाँ एक छानक पत्र में एक बूंद स्याही रखते हैं और उसको क्या करते हैं, सूखने देते हैं। कह रहे हैं जार, बीकर तथा परखनली में जल लें। ठीक है, कह रहे हैं जार में जो बीकर या परखनली जो आप लिए हैं, इसमें क्या लीजिए, जल लीजिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जल से ऊपर रहे, यानी जार है। मान लीजिए ये क्या है, ये एक जार है। क्या है, जार है। ये कांच की क्या है, कांच की छड़ है। ये कांच की छड़ पर रुका हुआ है, ये कांच की छड़ है, ये कांच की क्या है, छड़ है। इसको जानते रहेंगे। ठीक, और कागज की क्लिफ, यहाँ क्या लिखिए, कागज की क्लिफ, ठीक है, कागज की क्लिफ लगी है। ठीक है, और छानक पत्र, यहीं क्या लगा है, छानक पत्र, छानक पत्र। ठीक, अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, इस दशा, अब इसे शांत छोड़ दें। कह रहे हैं जैसा कि जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे सावधानी पूर्वक देखें। जब जल ऊपर की ओर उठता है छानक पत्र के, तो इसको सावधानी पूर्वक क्या करिए, देखिए। देखते हैं उसके बाद क्या आता है। इसको क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण करते हैं। क्रोमैटोग्राफी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी विधि भी बोलते हैं इसको क्रोमैटोग्राफी विधि भी बोलते हैं। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, अपने छानक पत्र में क्या देखा। ठीक है, करें जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है। जल किसके रूप में है, विलायक के, मतलब जल अपने आप में स्याही को क्या कर रहा है, घोल रहा है, विलायक के रूप में है। करें जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कण को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। जो डाई है ये 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। कहा है क्या काली स्याही डाई एक ही रंग है, नहीं, ये कई रंगों का, 2 या 2 से अधिक रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। जितनी बातें हैं हम बताते चलेंगे आपको। कह रहे हैं यह नहीं रंग वाला घटक, कह रहे हैं ये 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। कह रहे हैं रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है। रंग वाला जो घटक है वो जल में क्या है, अधिक घुलनशील है। कह रहे हैं तेजी से ऊपर उठता और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो पाता है। यह तेजी से ऊपर उठता है और रंगों का क्या होता है, पृथक्करण हो पाता है। करें मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। मिश्रण को, इस विधि को अलग करने की, जो डाई अलग की जाती है, इसको क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं। करें ग्रीक भाषा में इसे क्रोमो का अर्थ होता है रंग, क्रोमो का अर्थ रंग होता है। करें इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ गया। सबसे पहले इसको रंगों को अलग, लाल रंग अलग, पीला रंग अलग, नीला रंग अलग, इसमें क्या करते थे, रंगों को अलग करते थे। यह एक ऐसी विधि है जिसके प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। जो एक ही प्रकार के विलायक में क्या होते हैं, जैसे रंग, चाहे पीला रंग हो, चाहे लाल रंग हो, चाहे नीला रंग हो, सबको पानी में डालोगे तो पानी में सब क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, कहें तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आप कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, अब आगे आता है अगला क्या है, 6वां, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। 2 घुलनशील द्रव हैं, अघुलनशील नहीं, घुलनशील हैं। आपकी 6वां क्या है, 2 घुलनशील कैसे पदार्थ हैं, 6वां है 2 घुलनशील
दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं ठीक है, कैसे पृथक करते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं इस विधि से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक जार लिया जाता है, ठीक, और इसमें क्या किया जाता है, यहाँ तक जो द्रव है इसको क्या कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। इसको एक स्टैंड पर रखा जाता है, ठीक। अब इसको यहाँ से क्या लगा दिए हैं, बर्नर लगा दीजिए। बर्नर है, मान लीजिए जल रहा है, ठीक। अब इसमें यहाँ क्लैंप लगा है, यहाँ क्लैंप लगा है, ठीक। कह रहे हैं आसवन फ्लास्क, ये क्या है, आसवन फ्लास्क है, इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क बोलते हैं इसको। कह रहे हैं इसको थर्मामीटर, इसमें एक थर्मामीटर लगा है, थर्मामीटर बोलेंगे इसको, ठीक। इसमें निशान बने हुए हैं छोटे छोटे। अब यहाँ से इसमें निशान बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, ठीक। और इसमें नली के द्वारा ठीक। अब देखेंगे इसमें इस प्रकार का इसका चित्र है, ठीक। अब कह रहे हैं आइए हम एसीटोन और जल को, ठीक है, दो अघुलनशील एसीटोन और एक दोनों घुलनशील है, एक में मिल जाते हैं। एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेते हैं। अब इसमें एसीटोन और जल दोनों एक में मिला लिए। अब दोनों एक घुलनशील हैं, एक में क्या हो गया, अच्छी तरीके से मिल गए। कह रहे हैं इनमें एक थर्मामीटर लगाएं। इनमें क्या, थर्मामीटर, ताप नापने के लिए, जिससे तापमान अधिक ना हो, जैसे नहीं तो कांच का फ्लास्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तापमान नापते रहिए, ठीक। कह रहे हैं उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार से देख लिए गए हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं आगे अगला क्या होता है। कह रहे हैं मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सफलतापूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते रहें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर हम इसे बर्तन में क्या करते हैं, एकत्रित किया जाता है। जब ऊपर उठता है, ऊपर के भाप बनता है, भाप बनने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको एकत्रित कर लेते हैं एक बर्तन में। इसको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। इसको एक बर्तन में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। उसके बाद एक क्रिया कैसी होती है, कह रहे हैं
जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। आसवन फ्लास्क में क्या रह जाता है, ये आसवन फ्लास्क जो है इसमें जल शेष रह जाता है और जो एसीटोन है वो सब यहाँ इसमें एकत्र हो जाता है, बूंदों के रूप में एकत्र यहाँ हो जाता है। करें इस विधि से आसवन, इस विधि को आसवन कहा जाता है। ठीक है, इसमें आश्रित करके कहा जाता है। करें इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना, जो विघटित हुए बिना, ठीक है, बिना उबलते हैं, ठीक है, तथा इनकी क्या कहें, तथा जिनके घटकों में क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, जिनके मध्य क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है। जैसे इसका कुछ क्वथनांक है मतलब उबलने वाला ताप, और इसका एसीटोन का उबलने वाला तापमान कुछ भी है, अलग अलग दोनों हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग किया था, नहीं दोनों अगर एक के तापमान पे उबलने लगे या वाष्पित होने लगे तो कैसे हम फिर इसके दोनों एक के साथ जाके फिर मिल जाएंगे। इसलिए दोनों को जो क्वथनांक है वो अलग अलग है। दो घुलनशील द्रव हों लेकिन इनका क्वथनांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इनका क्वथनांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तभी हम उन दोनों को अलग कर पाएंगे इस विधि से, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कहें दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर लगभग 25 केल्विन से कम होता है, कहें के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा कि वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, ठीक है, इसका क्या है उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है, एक क्या होती है, नली होती है, जो क्या करती है, जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है, शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमको देखना है। अब वायु से, ठीक है, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वायु को गैसों के रूप में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगले भाग में देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। 3 बातें आपको और बताना है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको हम वो भी बातें बता देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।